नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे काले दिन की जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया था। जी हाँ, ये जलियांवाला बाग की कहानी है। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। जगह थी अमृतसर का जलियांवाला बाग। बैसाखी का दिन था तो हजारों लोग वहां इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग शांति से विरोध करने तो कुछ बस त्योहार मनाने। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में ये जगह एक कब्रगाह में तब्दील होने वाली थी। सोचिए, सिर्फ 10 मिनट तक ब्रिटिश सैनिकों ने उस निहत्थी भीड़ पर बिना रोके लगातार गोलियां बरसाईं। ये वो 10 मिनट थे जो हमेशा के लिए इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो गए। और उन जानलेवा 10 मिनटों में कुल 1650 राउंड गोलियां चली। हर गोली का निशाना वो बेगुनाह लोग थे जो सिर्फ अपने हक के लिए शांति से आवाज उठाने आए थे। सरकारी आंकड़े तो कुछ और ही कहते हैं, लेकिन असलियत ये थी कि 1000 से ज्यादा लोगों की जानें गईं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। कई लोगों ने तो गोलियों से बचने के लिए बाग के अंदर बने कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन वो कुआं भी देखते ही देखते लाशों से भर गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था? कैसे एक त्योहार का दिन, एक जश्न का माहौल इतने बड़े हत्याकांड में बदल गया? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर उस समय के हालात को देखना होगा। इस सब के पीछे की वजह थी एक बेहद जालिम कानून, एक ऐसा काला कानून जिसके विरोध में ही वो लोग वहां इकट्ठा हुए थे। एक ऐसा कानून जिसने भारतीयों से उनके बुनियादी हक ही छीन लिए थे। इस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। देखिए, हुआ यह था कि पहले विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने एक बहुत सख्त कानून, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 लागू किया था। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध के बाद ये हट जाएगा, पर ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लाकर इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। आज़ादी की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। तो इस एक्ट ने ब्रिटिश पुलिस को अनलिमिटेड पावर दे दी थी। वो किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते थे, बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में रख सकते थे, प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा सकते थे और कहीं भी किसी भी मीटिंग पर पाबंदी लगा सकते थे। उस वक्त लोगों ने इस कानून को एक नाम दे दिया था, एक नारा, न अपील, न दलील, न वकील। मतलब साफ था, ये कानून किसी को भी न्याय का कोई हक नहीं देता था। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, हर उठती हुई आवाज को कुचल देना। अब देखते हैं कि कैसे इस कानून ने पंजाब के हालात को एक तरह से आग में घी डालने जैसा काम किया। 9 अप्रैल 1919 रामनवमी का दिन था। अमृतसर में जो हुआ उसने ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ा दी। हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर एक इतना बड़ा जुलूस निकाला कि अंग्रेज सच में घबरा गए। उन्हें लगा कि ये एकता उनके राज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसके बाद तो चीजें बहुत तेजी से बिगड़ी। सबसे पहले सरकार ने पंजाब के 2 बड़े नेताओं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। जब लोग उनकी रिहाई के लिए मार्च निकालने लगे तो उन पर गोलियां चला दी गईं। शहर में तनाव इतना बढ़ गया कि मार्शल लॉ लगा दिया गया। मतलब अब शहर पूरी तरीके से सेना के कंट्रोल में था। लेकिन इन सब के बावजूद 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन हजारों लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए। और ये समझना जरूरी है कि वहां सिर्फ प्रदर्शनकारी नहीं थे, बहुत से परिवार तो बच्चों के साथ सिर्फ त्योहार का मेला देखने आए थे। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो मौत के जाल में फंस चुके हैं। अब जो हुआ वो तो भयानक था ही, लेकिन इस नरसंहार के बाद जो हुआ वो शायद उससे भी ज्यादा शर्मनाक था। ये न्याय के साथ एक भद्दा मजाक था। जरा आंकड़ों का फर्क देखिए। ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर कहा सिर्फ 379 मौतें हुईं, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अनुमान था कि करीब 1000 लोग मारे गए थे और 2000 से ज्यादा घायल थे। ये सच को दबाने की एक सोची समझी कोशिश थी। फिर दिखावे के लिए एक जांच कमीशन बनाया गया, हंटर कमीशन, और उसने माना भी कि हाँ, जनरल डायर ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया था, पर सजा के नाम पर उसे सिर्फ नौकरी से हटा दिया गया। बस, ये तो एक मजाक था। और हैरानी की बात तो यह है कि ब्रिटेन में कई लोग जनरल डायर को हीरो समझ रहे थे। सोचिए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसकी तारीफ की, उसे एक तलवार तोहफे में दी और उसे पंजाब का रक्षक यानी सेवियर ऑफ द पंजाब कहा गया। उसके लिए 26,000 पाउंड से ज्यादा का चंदा भी जमा किया गया। लेकिन इस अन्याय के खिलाफ भारत के लोगों ने अपना स्वाभिमान दिखाया। रविंद्रनाथ टैगोर ने गुस्से में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी और गांधी जी ने भी अपना कैसरे हिंद मेडल वापस कर दिया।
ये अंग्रेजों के दिए सम्मान पर एक जोरदार तमाचा था। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस नरसंहार ने एक ऐसी चिंगारी भड़काई जो 21 साल तक, जी हां, 21 साल तक सुलगती रही, और उसने बदला लेने की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस हत्याकांड के ठीक बाद उधम सिंह नाम का एक नौजवान जलियांवाला बाग पहुंचा, और कहते हैं कि उसने वहां की खून से सनी मिट्टी को हाथ में उठाया और कसम खाई कि वो इस बेइंसाफी का बदला लेकर रहेगा। और उनका इंतजार देखिए कितना लंबा था। 1919 में उन्होंने कसम खाई, 1927 में जनरल डायर तो बीमारी से मर गया, लेकिन उधम सिंह का मानना था कि असली गुनहगार कोई और है। वो 1934 में लंदन पहुंचे और फिर 1940 में, पूरे 21 साल बाद, उन्होंने अपनी कसम पूरी की। उन्होंने जनरल डायर को नहीं मारा, उन्होंने मारा माइकल ओ ड्वायर को। ये वो शख्स था जो उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और जिसने डायर के एक्शन को पूरी तरह से सपोर्ट किया था। कई लोग तो उसे ही इस हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड मानते हैं। लंदन के कैक्सटन हॉल में एक भरी सभा में उधम सिंह ने ओ ड्वायर को गोली मार दी। तो देखिए, अंग्रेजों का मकसद था डर फैलाना, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इस एक घटना ने पूरे देश को ऐसा झकझोरा कि आजादी की लड़ाई और भी तेज हो गई। इसी बर्बरता के बाद गांधी जी ने अपना पहला बड़ा राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जिसने ब्रिटिश राज की नींव हिलाकर रख दी थी। और आखिर में बस यही सवाल रह जाता है कि इतिहास में वो कौन सा पल होता है जब लोगों का विरोध एक ऐसी लड़ाई में बदल जाता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। शायद भारत की आजादी की लड़ाई में जलियांवाला बाग ही वो पल था,